हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास का मानव श्वसन तंत्र का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके हम 80 एमसीक्यूज करेंगे, 80 से थोड़ा बहुत ज्यादा है और ऑल इन वन क्लास यानी कि सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए मस्ट हैव है। ठीक है, तो यहाँ पे एमपी टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, ठीक है, उससे रिलेटेड हो या एमपी का कोई भी एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली क्लास। तो ये नवीन पाठ्यक्रम 2026 पे आधारित है और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए या फिर आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत के लिए आपको एक लाइक देना बनता है तो जरूर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, श्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान उपचयन, अपचयन या उपरिक्त दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन प्रक्रिया के दौरान अपचयन होता है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट रुकिए जरा। तो यहाँ पे एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो होता है। तो एम्फीसीमा एक श्वसन विकार है जो धूम्रपान से होता है। ठीक है, धूम्रपान से होता है एम्फीसीमा। नेक्स्ट है, श्वास नली में अपूर्ण उपास्थीय वलय का क्या कार्य है? तो अपूर्ण उपास्थीय वलय जो होता है श्वास नली में, और इसका कार्य होता है श्वास नली को सिकुड़ने से रोकना। ठीक है, उपास्थि यानी एक हड्डी एक प्रकार की होती है जिसे उपास्थि बोला गया है और ये वलय के जैसी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एम्फीसीमा जो मानव रोग है में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस बीमारी में जो एम्फीसीमा रोग है इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? वायु कोश। ठीक है, वायु कोश अंग प्रभावित होता है। अगला है, कौन सा अंग प्लूरा झिल्ली से घिरा रहता है? कौन सा अंग है? ये फेफड़ा है जो प्लूरा झिल्ली से जो घिरा रहता है। अगला प्रश्न है, श्वसन से संबंधित सही कथन कौन सा है? तो श्वसन से संबंधित सही कथन उपर्युक्त तीनों हैं, क्योंकि O2 ग्रहण की जाती है, CO2 निकाली जाती है और यह सजीवों में ही होता है श्वसन क्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वसन का नियंत्रण कौन सा अंग करता है? तो श्वसन का नियंत्रण मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है, रुधिर एवं ऊतकों के बीच गैस विनिमय क्या कहलाता है? खून और जो हमारे ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, उनके बीच जो गैस विनिमय होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आंतरिक श्वसन कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वक्ष गुहा का आयतन कब घटेगा? तो वक्ष गुहा का आयतन उच्छ्वासन के द्वारा घटेगा और निश्वासन के द्वारा घटेगा। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसनी शोथ रोग किस अंग से संबंधित है? श्वसनी शोथ रोग है, ये है ब्रोंकी से संबंधित। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुख्यतः श्वसन के प्रकार हैं। तो मुख्यतः श्वसन जो है वो दोनों प्रकार से होता है, बाह्य और आंतरिक श्वसन। ठीक है, अगला है, निश्वसन प्रक्रिया के दौरान क्या नहीं होगा? जो निश्वसन प्रक्रिया है उसके दौरान क्या नहीं होगा? श्वास नली जो है सिकुड़ जाएगी, यानी कि इसके दौरान श्वसन निश्वसन की प्रक्रिया के दौरान नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? तो श्वसन तंत्र का प्राथमिक कार्य है शरीर में ऑक्सीजन से ले जाना। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन ले जाना कार्य है प्राथमिक कार्य। अगला है, श्वास को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी कौन सी है? तो श्वास को नियंत्रित करती है डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम श्वास को नियंत्रित करती है। अगला है, निश्वसन के दौरान सांस से आवाज का आना कौन सा रोग है? सांस से आवाज का आना जो है वो है अस्थमा। ठीक है, अस्थमा। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो श्वसन क्रिया के दौरान नाइट्रोजन गैस की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है, श्वास नली का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो जो श्वास नली होती है उसका अंतिम भाग वायु कोश कहलाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा श्वसन तंत्र का अंग नहीं है? तो श्वसन तंत्र का अंग जो नहीं है वो है हार्ट। ठीक है, यानी हृदय। नेक्स्ट है,
श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय किसके कारण होता है? तो श्वसन तंत्र में गैसों का विनिमय दाब के कारण होता है। अगला है, रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों के विनिमय को क्या कहा जाता है? तो रुधिर और कोशिकाओं के बीच गैसों के विनिमय को उपर्युक्त दोनों कहते हैं, कोशिकीय श्वसन और आंतरिक श्वसन। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन किसके कारण होता है? तो श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन का आवागमन हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में गैस धारण करने की क्षमता लगभग कितनी होती है? तो फेफड़ों में जो गैस धारण क्षमता है वो लगभग 5 लीटर होती है। अगला है, निम्न में से श्वसन वर्णक कौन सा है? तो श्वसन वर्णक निम्न में से है हीमोग्लोबिन। ठीक है, श्वसन वर्णक जो है उसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन गति से संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें देखना है, और ये जो है व्यायाम के समय श्वसन गति सामान्य रहती है, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी आराम में सोते समय गति कम होती है, कूदते समय श्वसन गति बढ़ जाती है, दौड़ते समय श्वसन गति बढ़ जाती है, सही है। अगला प्रश्न है, ज्वारीय आयतन क्या है? तो ज्वारीय आयतन है अंतः श्वसन के दौरान वायु का आयतन और निश्वसन के दौरान वायु का आयतन, इन दोनों को मिला के ज्वारीय आयतन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य में सांस लेने की दर सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? तो प्रति मिनट सामान्यतः जो दर है वो 12 से 15 बार सांस लेने की दर है। अगला प्रश्न है, कोशिकीय श्वसन के प्रकार हैं। तो कोशिकीय श्वसन के प्रकार हैं वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ये कोशिकीय श्वसन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से श्वासंत संबंधी रोग कौन सा है? तो श्वासंत संबंधी रोग निम्न में से है उपर्युक्त तीनों, ये श्वास से दमा, निमोनिया और तपेदिक श्वासतंत्र संबंधी रोग हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो श्वसन तंत्र में उपर्युक्त तीनों के द्वारा होता है, बाइकार्बोनेट, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा द्वारा। अगला प्रश्न है, सांस को छोड़ते समय गैसों की प्रतिशतता क्या रहती है? तो सांस को जब छोड़ते हैं तो गैसों का प्रतिशत रहता है CO2 4%, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16%। उपर्युक्त तीनों आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन ऊर्जा कौन सी ऊर्जा का उदाहरण है? तो श्वसन ऊर्जा जो होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन द्वितीयक श्वसन अंग है? तो द्वितीयक श्वसन अंग होता है मुख। ठीक है, मुख। अगला प्रश्न है, सांस को लेते समय गैसों की प्रतिशतता क्या रहती है? तो यहाँ पे गैसों की प्रतिशतता का वाला प्रश्न फिर से आ गया है, पर यहाँ पे आपका 16% है। ठीक है, तो उपर्युक्त डी आंसर हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुख्य रूप से किसके ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है? तो किसके दौरान, किसके ऑक्सीकरण, कार्बोहाइड्रेट के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा को श्वसन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन कितना होता है? तो विश्राम अवस्था में ज्वारीय आयतन होता है 0.5 लीटर। अगला है, निमोनिया के दौरान संक्रमण कहाँ होता है? तो निमोनिया जब होता है तो कुपिकाओं में संक्रमण हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबी एवं गहरी सांस के बाद कुछ सेकंड तक श्वसन नहीं करने का कारण है? तो क्या कारण है? रक्त में CO2। ठीक है, तो लंबी गहरी सांस के बाद कुछ सेकंड तक श्वसन नहीं करने का कारण होता है रक्त में CO2 का घुल जाना। अगला प्रश्न है, श्वसन की वह प्रक्रिया जिसके दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है, छोड़ी जाती है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो होती है विसरण। ठीक है, विसरण। अगला है, सल की उपकला किसमें पाई जाती है? तो सल की उपकला पाई जाती है वायु कोश में। नेक्स्ट है, डायफ्राम अवस्थित रहता है यानी कि उपस्थित रहता है वक्ष गुहा की निचली सतह पर। डायफ्राम वक्ष गुहा की निचली सतह पर उपस्थित रहता है। मानव श्वसन तंत्र में कौन से अंग शामिल हैं? तो मानव श्वसन तंत्र में ये सभी अंग शामिल हैं, नासा छिद्र, ग्रसनी, षड्यंत्र, श्वासनली, श्वसनी और श्वसनिका। ठीक है,
अगला है वक्ष गुहा में कौन सा अंग स्थित होता है? तो वक्ष गुहा में जो है फेफड़े स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है वायु कोश की वायु का मिश्रण क्या रहता है? तो वायु कोश की वायु का मिश्रण जो है उपरोक्त में होता है 14% ऑक्सीजन, 6% ऑक्सीजन और 80% नाइट्रोजन। यहाँ पे 2 बार ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे 6% वहां पे CO2 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वर यंत्र की दीवार में कितनी उपास्थियां होती हैं? तो स्वर यंत्र की दीवार में 9 उपास्थियां होती हैं, 9। अगला प्रश्न है फेफड़ों में गैसों के आदान प्रदान में किस अंग की मुख्य भूमिका होती है? जब फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है तो कुपिका अंग की मुख्य भूमिका होती है। अगला है गैसों के विसरण के लिए कौन सा अंग ज्यादा सतही क्षेत्र उपलब्ध करवाता है? तो गैसों के विसरण के लिए जो है वो वायु कोश है जो सतही ज्यादातर क्षेत्र उपलब्ध कराता है। अगला है एपिग्लोटिस का क्या कार्य है? तो एपिग्लोटिस का कार्य है बी और सी, क्योंकि भोजन निगलते समय कण को श्वास नली में जाने से रोकता है, भोजन निगलते समय सांस मार्ग को बंद कर देता है। ठीक है। अगला है श्वास नली की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है? श्वास नली की लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर, सामान्यतः इतनी होती है। नेक्स्ट है मेंढक में किस प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है? तो मेंढक में जो है फुफ्फुसीय और त्वचीय श्वसन पाया जाता है। ठीक है। त्वचीय और फुफ्फुसीय दोनों प्रकार का, इसीलिए ये पानी के अंदर और पानी के बाहर थल जल थल में दोनों में रह पाता है। नेक्स्ट है फेफड़ों में वायु जाने का मुख्य मार्ग कौन सा है? तो फेफड़ों में श्वास नली मुख्य मार्ग होता है, श्वास नली। अगला प्रश्न है 50वां हमने करवा दिया। हाँ ठीक है। तो अगला प्रश्न है ग्लोटिस एवं एपिग्लोटिस किस अंग का उप अंग है? तो ये दोनों किस अंग के हैं? ये लैरिंक्स के उप अंग हैं, लैरिंक्स के उप अंग हैं। दाएं एवं बाएं फेफड़े का औसत भार कौन सा होता है? दाएं और बाएं फेफड़े का औसत भार होता है 23 औंस एवं 19 औंस। ठीक है, औंस में बताया गया। अगला प्रश्न है कौन वक्षीय गुहा और उदर गुहा को अलग करता है? तो वक्षीय और उदर गुहा को डायफ्राम अलग करता है। नेक्स्ट है रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने से श्वसन क्रिया कैसी हो जाती है? धीमी तीव्र हो जाती है। जब रक्त में CO2 की सांद्रता बढ़ने लगती है श्वसन क्रिया कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। नेक्स्ट है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है ये ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी दोनों प्रकार की अभिक्रिया होती है। ठीक है। नेक्स्ट है नीमोटैक्सिक केंद्र जो श्वसन लय को बनाए रखता है यह उपस्थित होता है। जब नीमोटैक्सिक केंद्र है जो श्वसन लय को बनाए रखता है ये कहाँ उपस्थित होता है? ये पोन्स में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक श्वसन चक्र के दौरान मनुष्य वायु की कितनी मात्रा को अंदर व बाहर करता है? श्वसन के प्रत्येक चक्र में वायु को कितनी मात्रा में मनुष्य अंदर और बाहर करता है? तो इसका आंसर क्या है? आधा लीटर लगभग। ठीक है, आधा लीटर। नेक्स्ट है निःश्वसन के दौरान डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशियों की स्थिति क्या होती है? तो क्या होती है इनकी? डायफ्राम एवं इंटरकोस्टल पेशियां दोनों शिथिल होती हैं निःश्वसन के दौरान। ठीक है। अगला है कौन सी कोशिकांग में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है? तो ये सूत्रकणिका कोशिकांग में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। अगला है श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत कौन से भाग आते हैं? तो श्वसन प्रक्रिया में ये तीनों भाग आते हैं, बाह्य श्वसन, आंतरिक और गैसों का विनिमय। अगला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन कौन सा है? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो श्वसन कौन सा होता है? ए और सी, ऑक्सी और वायवीय श्वसन। अगला प्रश्न है फेफड़ों के माध्यम से श्वसन कौन करता है? तो फेफड़ों के माध्यम से इनमें से सभी करेंगे, सरीसृप, स्तनधारी और पक्षी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, दाएं फेफड़े में 3 एवं बाएं फेफड़े में 2 लॉब होते हैं, सही है। दायां फेफड़ा भारी एवं बायां हल्का होता है, सही है। दाएं फेफड़े बिल्कुल समान होते हैं, ये गलत है। दोनों फेफड़े समान नहीं होते हैं। ठीक है, हृदय होने की वजह से एक साइड का
छोटा और बड़ा होता है। अगला प्रश्न है एडम्स एप्पल किस अंग से संबंधित है? तो एडम्स एप्पल जो है संबंधित है स्वर यंत्र से, ठीक है, स्वर यंत्र से। अगला है मानव का प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? तो मानव में जो प्रमुख श्वसन अंग है वो है फेफड़े, ठीक है, फेफड़े। अगला है वायु के श्वसन तंत्र से बाहर निकालने के बाद क्या घटित होगा? तो जब वायु को श्वसन तंत्र से बाहर निकालेंगे उसके बाद डायफ्राम शिथिल होगा, ठीक है, डायफ्राम शिथिल होगा। नेक्स्ट निम्न से किसमें फुफ्फुसीय श्वसन होता है? तो फुफ्फुसीय श्वसन होता है किसमें? मनुष्य, मछली, मनुष्य या मेंढक या समुद्री जीव, तो ये होता है मनुष्य में, ठीक है, फुफ्फुसीय श्वसन। अगला प्रश्न है बाहर से फेफड़ों के अंदर वायु किस क्रम में जाती है? तो ये क्रम वाला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जाती है पहले नासा छिद्र से, फिर ग्रसनी, षड्यंत्र, श्वासनली, श्वसनी, श्वसनिका और कुपिका में, ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा श्वसन अंग जोड़े में पाया जाता है? तो जो श्वसन अंग है कौन सा है जो जोड़े में पाया जाता है? वो है प्रयुक्त, तीनों जोड़े में पाए जाते हैं, नासाद्वार, फेफड़े और श्वसनी, ये जोड़े में पाए जाते हैं। अगला वायुकोश, कुपिका, एल्वियोलाई किस अंग से संबंधित हैं? ठीक है, वायुकोश, कुपिका, एल्वियोलाई ये तीनों एक ही हैं, या किस अंग से संबंधित हैं? तो ये है फेफड़े से संबंधित हैं, ठीक है, फेफड़े। अगला है अंतः श्वसन के दौरान क्या घटित होगा? तो अंतः श्वसन के दौरान ये तीनों घटित होंगे, डायफ्राम संकुचित होगा, फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा, अंतः फुफ्फुसीय दाब घटेगा, ठीक है। अगला है श्वसन अंग नासिका कक्ष किसमें खुलते हैं? तो श्वसन अंग नासिका कक्ष जो है ये ग्रसनी में खुलते हैं, ग्रसनी में खुलते हैं। अगला प्रश्न है ग्रसनी एवं श्वासनली के बीच में कौन सा अंग स्थित है? तो ग्रसनी और श्वासनली के बीच में स्वरयंत्र स्थित होता है, स्वर यंत्र, ठीक है। अगला है ग्लोटिस किसमें खुलती है? तो ग्लोटिस खुलती है स्वर यंत्र में, ठीक है, स्वर यंत्र में खुलती है। नेक्स्ट है कंठ के अन्य नाम कौन से हैं? जिसे हम कंठ कहते हैं उसका अन्य नाम ये तीनों होते हैं, यानी कि शर्यन, ध्वनि पेटिका, वॉइस बॉक्स, ठीक है। अगला है अंतः श्वसन के दौरान कौन सा अंग एक चूषण यानी सक्शन पंप की तरह काम करेगा? तो श्वसन, अंतः श्वसन के दौरान वो कौन सा अंग है? वो है फेफड़े, ठीक है, फेफड़े। नेक्स्ट है हृदय कहाँ स्थित होता है? तो हृदय जो है वो थोड़ा दाएं फेफड़े की ओर होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है ग्रास नली का संबंध किससे है? तो ग्रास नली का संबंध होता है भोजन से, ठीक है। अगला है मनुष्य के फेफड़ों में पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या होती है 24। और नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कबूतर फेफड़े से संबंधित है, और केचुआ त्वचा, झींगा क्लोम, मकड़ी त्वचा, तो ये वाला मिलान जो है सही नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं श्वसन दर किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो श्वसन दर जो है रक्त में CO2 का स्तर इसके द्वारा नियंत्रित होती है, ठीक है। तो इसका ये मुझे लगता है सी ऑप्शन होना चाहिए, CO2 और O2 के स्तर दोनों के द्वारा श्वसन दर नियंत्रित होती, पर ऑप्शन ए सही दिया है बुक में, तो ये पे हम लगा देंगे। अगला प्रश्न है इंटरकोस्टल पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? तो इंटरकोस्टल पेशियां जो हैं ये पसलियों के मध्य में पाई जाती हैं, ठीक है, पसलियों के बीच में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से जो कथन गलत है वो है मुंह से सांस लेना अच्छा माना जाता है, गलत है, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला कौन सा अंग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो शरीर के ताप को नियंत्रित रखते हैं फेफड़े, इनमें से फेफड़े ताप को नियंत्रित रखते हैं। नेक्स्ट है मानव शरीर में ऑक्सीजन का सर्वाधिक परिवहन कौन करता है? तो सर्वाधिक परिवहन करता है आरबीसी, ठीक है, ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी सर्वाधिक करता है। तो आज की क्लास के लिए हमारे 85 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, इसी के साथ ही टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और इसी की तरह हम अगली क्लास में मिलते हैं आप सभी से, तब तक ले सभी को बाय बाय, टेक केयर। क्लास आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए।